हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी हमारे साथ। मैं हूं देविंदर सिंह। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में जो 2023 को हुआ था उसके हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्योंकि अभी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये हमने देखा कि यूपीएससी में इस बार जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत मुश्किल था। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे थे। अमूमन जो यूजीसी नेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इन क्वेश्चन को भी जाने से पहले प्रैक्टिस करके जाओ। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं फिर तो आपके लिए ये ज़रूरी है ही, और यूजीसी नेट वालों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम टोटल 12 से 13 क्वेश्चन है वो ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में जाने से पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि आप अभी थोड़े दिन में एग्ज़ाम आने वाला है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको आपके अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपने जो पढ़ा है आपको वो अच्छे से आता है। बस ये धारणा अपने दिमाग में बना लो कि आपने जो पढ़ा है वो आपको अच्छे से आता है, वो आपने बस उसी को ध्यान में रखना है और अपना एग्ज़ाम देने जाना है। कोई भी टेंशन, कोई भी प्रेशर दिमाग पर बिल्कुल भी नहीं लेना है। ऐसा सबके साथ होता है कि एग्ज़ाम से ठीक आधा घंटा पहले भी हमें ये लगता है कि हमने जो पढ़ा है हम बिल्कुल भूल चुके हैं। हर किसी के साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है। अमूमन जब हम पूरी तैयारी कर लेते हैं फिर भी जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो ऐसा ही लगता है कि अब सब कुछ वॉश आउट हो चुका है, अब कुछ भी तो याद नहीं है। ऐसा हर किसी के साथ होता है। लेकिन आप यकीन मानिए कि आप जब एग्ज़ाम सेंटर में जाके बैठोगे, क्वेश्चन पेपर आपके सामने जब खुलेगा, तो आपको उतना याद आ ही जाएगा जितना आपके एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है, जितना आपको वहाँ पर ऑप्शंस को देखना पड़ेगा, जितना आप एलिमिनेट कर पाओगे आपको उतना आ जाएगा यदि आपने अच्छे से तैयारी की है, अच्छे से आपने प्राचीन काल को पढ़ा है, अच्छे से आपने मध्यकाल, इसी तरह से आपने आधुनिक भारत को भी अच्छे से किया है, अच्छे से प्रैक्टिस की है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगाए हैं। तो फिर आपको कोई सोचने की, कोई दिक्कत की, कोई टेंशन की, परेशानी लेने की ज़रूरत है नहीं। आप टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम में जाइए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये मेरी प्रोफाइल है। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर भी है, आप मुझे इस नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आपको इस वीडियो का पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा। वैसे ही हम ऑलरेडी हर वीडियो का पीडीएफ वहाँ पर ही शेयर करते हैं। पिंड कमेंट में भी मैं इसका लिंक पिन करवा दूँगा। ठीक, चलिए बाकी बातें आप साथ साथ करते रहेंगे। पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि यूपीएससी में इस बार कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, धान्यकटक जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में फला फूला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित था? आंध्र में, आंध्रा, कलिंग या फिर मगध? इस बार उन्होंने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर बनाया था, ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे, आपने देखा होगा। जिन बच्चों ने तो उस क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट किया उनको तो पता होगा। आने वाले बच्चे जो एग्ज़ाम में देने वाले हैं उनको भी ये ध्यान में रखना होगा कि यूपीएससी बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बना रहा है इस बार। वैसे तो हम ये मानते हैं कि यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यूपीएससी में भी बहुत इन डेप्थ जाके क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो, तो इसीलिए आप तैयारी भी अपनी वैसे ही कीजिए। ठीक है, जो धान्यकटक जगह है ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है। ठीक, और आंध्र प्रदेश के पास एक जगह है अमरावती, उसके निकट ये जगह आपको मिलेगी। वहाँ पर बहुत बड़ा बौद्ध महाचैत्य है। ठीक है, आपने देखा होगा, पिक्चर्स में भी आप देख लेना उसको। ह्यूनसांग यात्री थे जो चीनी यात्री भारत में जब आए थे तो वह धान्यकटक में जाकर के रुके थे। ठीक है, कुछ समय उन्होंने वहाँ पर व्यतीत किया था और उन्होंने जो बुद्धिज़्म का अभिधम्म पिटक है उसका अध्ययन किया था वहाँ पर। उसने अपनी यात्रा वृत्तांतों में वहाँ के मठों और बौद्ध मंदिरों का भी वर्णन किया था। और जो चीनी यात्री ही हैं वो हमें यह बताते हैं कि अशोक ने भी उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था, जिस कारण वह बहुत ज़्यादा, वो जगह जो धान्यकटक जगह है वो बहुत ज़्यादा फली फूली। ठीक है, और वैसे इसके जो यात्रा वृत्तांत है वो कुछ छूट चुके हैं। वैसे बुद्धिज़्म में जो आंध्र प्रदेश की यात्रा के बारे में जो ज़्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती, लेकिन चीनी यात्री के जो यात्रा वृत्तांत है वहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि महात्मा बुद्ध जी किसी समय वहाँ पर आए थे और उन्होंने वहाँ पर आकर के कालचक्र तंत्र की शिक्षा दी थी लोगों को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि कालचक्र तंत्र की शिक्षा महात्मा बुद्ध जी ने कहाँ पर दी थी? वो दी थी धान्यकटक में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से हमने कथन देखना है कि कौन सा कथन ठीक है। ठीक, देखो यूपीएससी ने इस बार क्वेश्चन के ऑप्शंस को कितना अच्छा फ्रेम किया है। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 एंड नन ऑफ दिस। यूपीएससी का हर बार नए नए एक्सपेरिमेंट करता है, तो यूजीसी नेट में भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होने की संभावना होती है।
तो हमें तैयारी भी वैसे ही करनी चाहिए। यहाँ पर प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमने देखना है कि कौन सा कथन ठीक है। ठीक है, ऑप्शन 1 देखते हैं कि स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। सेकंड ऑप्शन है कि स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। थर्ड ऑप्शन है कि बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या फिर स्मारक संरचना होती थी। ठीक, देखो पहली स्टेटमेंट कहती है कि स्तूप संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना थी। ये कैसे ठीक हो सकता है? हमने आर्कोलॉजिकल सर्वे में ये पाया है कि जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से भी जो हमें स्तूप मिले हैं, वहाँ पर टीले मिले हैं, वो भी एक प्रकार के स्तूप ही हुआ करते थे। तो वह बहुत प्राचीन समय से हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी मिल चुकी है। तो बुद्धिज़्म में जाकर के ये स्तूप जो है वो उसकी संकल्पना माने जाते हैं, तो ये मूलतः गलत हो जाएगा। मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। और स्तूप के बारे में आप एक फैक्ट जरूर याद रखिए कि स्तूप में कभी भी गर्भगृह नहीं होता। कई बार ये यूपीएससी में यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्तूप में क्या गर्भगृह होता है? नहीं, स्तूप में गर्भगृह नहीं होता है। तो यहाँ पर स्तूप की जो संकल्पना है ये बौद्ध संकल्पना नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था, तो ये तो ठीक है। स्तूप वहीं बनाए जाते थे यहाँ पर जो अवशेष हम दफनाते थे, वहाँ पर स्तूप का निर्माण किया जाता था। ठीक, और बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या फिर स्मारक संरचना होती थी, ये ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है, तो केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक होंगी। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, केवल 2। प्राचीन दक्षिण के संदर्भ में भारत कोरकई, पंपुहार और मुचरी को इस रूप में जाना जाता था। ये जो स्टेटमेंट्स में हमें शहर दे रखे हैं, ये किस चीज़ के साथ संबंधित थे? ये राजधानी थे शहरों की, बंदरगाहें थे, लो इस्पात बनाने वाले केंद्र थे, या फिर जैन तीर्थंकरों के मंदिर हुआ करते थे। मुचरी को हम मुजरिस भी कह लें, मुजरिस, अगर मुजरिस कह लें तो गलत नहीं होगा। मुजरिस एक केरल में बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, तो मुचरी या फिर मुजरिस एक ही चीज़ है। यदि हमें यही पता चल गया कि ये एक बंदरगाह हुआ करती थी, तो हमारा आंसर बिल्कुल क्लियर है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। और कोरकई, पंपुहार और मुचरी ये सभी बंदरगाहें हुआ करती थी जो मध्य एशिया से व्यापार करने के लिए यूज़ की जाती थी। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित वट करुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? ये वटी करुतल जो प्रथा थी ये होती क्या थी? देखो, आपने संगम साहित्य में जो कविताएं हैं उनको पढ़ा होगा, उनमें बहुत सारी हमें ऐसी कविताएं मिलती हैं जहाँ पर महान संतों, वीरों, वीरांगनाओं की प्रशंसा की गई है। उसमें बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की गई है। अगर आपने उनकी कविताओं को नहीं पढ़ा तो एक बार ज़रूर पढ़िए। ठीक है, उन्हीं कविताओं से हमें पता चलता है, उन्हीं कविताओं में कहीं कहीं जगह पर ये चीज़ मेंशन की गई है कि ये एक वट करितुल एक ऐसी प्रथा थी जिसमें यदि कोई राजा अब युद्ध के दौरान हार भी जाता था तो वह आत्मदाह भी कर लेता था, आत्महत्या कर लेता था। उसके जो साथी थे वो भी आत्महत्या कर लेते थे। ठीक है, राजा क्या करता था कि युद्ध के बाद, हारने के बाद आमरण अनशन कर लेता था और अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। ठीक है, तो ये वाली जो प्रथा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, निम्नलिखित राजवंशों पर हमने विचार करना है। होयसला, गढ़वाला, काकतीय या फिर यादव डायनेस्टी, ये सभी डायनेस्टीज़ हैं। इसमें पूछा गया है कि इन राजवंशों में से कितने राजवंश ऐसे हैं जो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना कि इन्होंने 8th BC में ये जो राजवंश है ये एग्जिस्ट करते थे। ठीक, होयसला डायनेस्टी है, गढ़वाल है, काकतीय है, यादव है। देखो, जो होयसला साम्राज्य था ये भारतीय उपमहाद्वीप में एक बहुत बड़ी शक्ति थी। ठीक है, और ये 10वीं और 14वीं शताब्दी के बीच कर्नाटक के अधिकांश हिस्से पर इन्होंने अपना शासन किया था। तो ये मान के चलो, ये 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं AD के बीच में ये एग्जिस्ट करते थे होयसल। और गढ़वाल जो थे, गढ़वाल वंश भी जो था, ये कन्नौज का गढ़वाल वंश जो बहुत इंपॉर्टेंट एक राजपूत वंश था। ठीक है, जिन्होंने 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान वहाँ पर शासन किया था। ठीक है, 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान AD में। ठीक, और आजकल का यदि हम एरिया देखें तो उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार कुछ हिस्सा आता है उसमें। ठीक है, और इनकी राजधानी जो थी वो गंगा के मैदानों के बीच में बनारस हुआ करती थी। ठीक है, और इसी तरह से हम जब बात करते हैं काकतीय वंश की, जिसने 12वीं और 14वीं शताब्दी के बीच में शासन किया था,
ठीक है। और इसी तरह से हम यदि यादव वंश की बात करते हैं तो देवगिरी के यादव जो थे ये मध्यकालीन भारतीय राजवंश के थे, ठीक है। इन्होंने अपने उस समय के दौरान नर्मदा नदी से लेकर के दक्षिण की तुंगभद्रा नदी तक पूरा भूभाग इनके एरिया में आता था, ठीक है। तो ये भी लगभग माना जाता है कि 11वीं एडी के आसपास ही इनका समयकाल था। तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि 8th BC में कौन कौन राजवंश वहाँ पर एग्जिस्ट करते थे, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से हमने देखना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ठीक है। यहाँ पर एक साइड हमारे पास साहित्यिक कृतियाँ हैं, दूसरे उसके रचनाकार कौन है, ठीक। जो क्वेश्चन को बनाने का तरीका है ना वो देखो कितना अच्छा है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या ऑल 4। ये चीज़ तो आप जान लो कि यूपीएससी क्वेश्चन में जो अभी कहीं भी हमारे पास क्वेश्चन का आंसर एलिमिनेट करके क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए उन्होंने हमारा रास्ता रोक दिया है। अगर आपको कंप्लीट पता है तब आप सही कर पाओगे, नहीं तो गलत होता जाएगा। यूजीसी नेट में भी ये उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ये वाला, तो हमें क्वेश्चन को करते समय ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा युग्म सम्मिलित है। देखो जो देवी चंद्रगुप्तम थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के ऊपर संस्कृत भाषा में लिखा गया राजनीतिक नाटक है, ठीक है। इसका जो श्रेय है विशाखदत्त को जाता है। इसकी रचना विशाखदत्त ने की थी, ना कि विल्हण ने की थी, तो ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। और हमीर महाकाव्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 15वीं एडी के आसपास लिखा गया ग्रंथ था, ठीक है। और ये भी संस्कृत में लिखा एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। जैन विद्वान जो थे न्यायचंद्र सूरी, इन्होंने लिखा था, तो ये एक सुमेलित है, ठीक। और दूसरा जो है मिलिंद पन्हो नागार्जुन। देखो मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। जे 100 BC के आसपास लिखा गया था, ठीक है। मान के चलो कि 100 BC से लेकर 200 BC के बीच में ये ग्रंथ लिखा गया होगा, ठीक है। तो इसको लिखने वाले कौन थे? इसको लिखने वाले थे नागसेन, ठीक है। नागसेन थे, ना कि नागार्जुन, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। और नीति वाक्य अमृत जो है ये सोमदेव सूरी की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, ठीक है। तो ये सम्मिलित सही है, ठीक। 2 ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सम्मिलित हैं, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 2, केवल 2। यह क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें हम धार्मिक संप्रदाय वाले जीवित नहीं मानते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शंस थे बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा, शैव परंपरा या फिर वैष्णव परंपरा। आत्मा के बारे में जो इतने मूलभूत विचार हैं वो जैनिज़्म के हैं, क्योंकि जैनिज़्म परंपरा में अनेकांतवाद में ये माना जाता है कि हर जो इस संसार पर वस्तु है, जीवन है, जिसमें जीवन चल रहा है, उसमें आत्मा होती है। तो ये परंपरा है जैनिज़्म से संबंधित। आंसर होगा ऑप्शन बी। विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी नहर और कुलिया का निर्माण करवाया था? ऑप्शंस हैं देवराय प्रथम, मल्लिकार्जुन, वीर विजय या फिर विरूपाक्ष। इस क्वेश्चन का आंसर आपको NCERT में मिल जाएगा। अगर आपने NCERT को अच्छे से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाते। तो देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी के ऊपर एक बहुत बड़ा बांध बनवाया था और एक बहुत लंबी नहर बनवाई थी जो उसकी राजधानी तक जाती थी। तो इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन ए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का प्रथम ने। इस पर विजयनगर साम्राज्य के ऊपर टोटल 4 राजवंशों ने शासन किया है, जिनकी क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछी जा चुकी है, आ भी सकती है। सबसे पहले जो शासन करने वाला वंश था वो था 1336 ईस्वी से लेकर के 1485 ईस्वी तक, वो थे संगम डायनेस्टी वाले, ठीक है। संगम डायनेस्टी ने उस पर शासन किया था। उसके बाद 1485 ईस्वी के बाद 1505 ईस्वी तक सुल्लभ डायनेस्टी ने शासन किया था, ठीक है। सुल्लभ डायनेस्टी ने वहाँ पर शासन किया था। और 1505 ईस्वी से लेकर के आगे चलकर 1570 ईस्वी तक शासन करने वाला जो राजवंश था उसका नाम था तुल्लभ, ठीक है। तुल्लभ डायनेस्टी ने वहाँ पर बाद में शासन किया था। 1570 ईस्वी के बाद 1649 ईस्वी तक शासन किया था अरविंदु डायनेस्टी ने, ठीक है। अरविंदु डायनेस्टी ने वहाँ पर शासन किया था। तो इनकी क्रोनोलॉजी जरूर याद रखिए। इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन ए, देवराय प्रथम।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था। मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगाली को सुपुर्द कर दिया था? तो ये किया था ऑप्शन सी, बहादुर शाह ने। ठीक है, बहादुर शाह ने इसको पहले पुर्तगालियों को दे दिया था। बाद में मैं जब मिलने के लिए गया पुर्तगालियों को उनके जहाज़ पर, तो पुर्तगालियों ने बहादुर शाह की वहाँ पर हत्या कर दी और उनका जो शरीर था, उनकी जो डेड बॉडी थी, उसको अरब सागर में फेंक दिया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था। निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? तो आपको पता होगा कि पहले बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे। ठीक है, उसके बाद जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसी गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो ये वाला जो चार्टर एक्ट आया था 1833 का, इसमें ये प्रावधान लाया गया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा वहाँ पर पास किया गया था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वही भारत का गवर्नर जनरल अब से होगा। तो उस समय जब 1833 ईस्वी का समयकाल था, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समयकाल में ये एक्ट आया था। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, E.H. लंगहर्ट, रॉबर्ट सवेल, जेम्स बोर्गस एंड वाटर इलियट किस गतिविधियों के साथ जुड़े हुए थे? ऑप्शंस हैं पुरातात्विक उत्खनन, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना, देशी रजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना, या फिर औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण। तो ये सभी के सभी जितने भी ब्रिटिशर थे, ये सारे के सारे ही पुरातात्विक उत्खनन से पहले ये सर्वेयर जनरल हुआ करते थे। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, स्थल हैं जिनके लिए वे जाने जाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर देखना है कि कौन सा युग्म सुमेलित है। बेसनगर शैव गुफा मंदिर के साथ संबंधित है या नहीं है? भाजा बौद्ध गुफा मंदिर के साथ है। शीतलमसल ये जैन गुफा मंदिर के साथ संबंधित है, ठीक है कि नहीं है, ये देखना है हमने। देखो, सबसे पहले हम भाजा गुफाओं की बात करते हैं। भारत के पुणे शहर में स्थित दूसरी शताब्दी BC के आसपास ये चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाएं थी। ठीक है, इसमें टोटल यदि हम गिनती करें तो इसकी गुफाओं की गिनती 22 के आसपास आपको मिलेगी। तो ये वाली जो है बिल्कुल सुमेलित है। शीतलमसल गुफा, देखिए ये जो शीतलमसल गुफा है ये तमिलनाडु में पड़ती है। ठीक है, और पदकतई ज़िले में पड़ती है। ये लगभग दूसरी शताब्दी के आसपास ये बनाई गई थी। ठीक है, और ये जो है ये जैन गुफा से संबंधित है। तो ये दोनों सम्मिलित हैं। अब बात करते हैं बेसनगर की। ये शैव गुफा के साथ संबंधित नहीं है। ठीक है, इसमें एक मंदिर आपको मिलेगा जो वासुदेव से संबंधित है। तो जो वासुदेव हैं वो भगवान कृष्ण को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो केवल 2 ही यहाँ पर ठीक हैं जो युग्म सही सुमेलित हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, कि कथन 1 जो कहता है कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया था, और कथन 2 कहता है कि 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन भी शुरू किया गया था, है ना। चलिए देखो भी सिंपल सा क्वेश्चन है कि 7 अगस्त 1905 को अगर हम इन दोनों डेट्स को मिला लेते हैं तो ये बिल्कुल सही है कि 7 अगस्त 1905 को हथकरघा दिवस घोषित किया गया था, और इसी दिन से जो स्वदेशी आंदोलन था वो शुरू भी किया गया था। तो क्लियर है, कथन 1 और 2 दोनों सही है, और कथन 2 है वो एक की व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन ए। ये थोड़ा सा आसान प्रश्न था। तो यहाँ तक आपने पूरे क्वेश्चंस को देखा, अच्छे से पढ़ा, सुना, समझा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखा होगा, नए फैक्ट आपको अच्छे से पता लगे होंगे, और आपको कॉन्फिडेंस भी आया होगा। ठीक है, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल आपके सामने है, आपने एग्ज़ाम में अच्छे से जाना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस बना के जाना है, जो पढ़ा है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है वहाँ पर। तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे इस नंबर पर आके कांटेक्ट कीजिएगा, बताइएगा कि आपका UPSC या फिर UGC नेट का एग्ज़ाम कैसा हुआ। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो। आपका एक लाइक हमारी मोटिवेशन बढ़ा देता है। तो हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।